नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर तो DU की या NCVEP की या इग्नू के जितने भी आप यूनिवर्सिटीज़ में हो, दोस्त BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर सेमेस्टर 4 DU में एक सब्जेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स, दोस्त वैश्विक राजनीति। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ पूरे सिलेबस से निकाल के जो आपके एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। इन क्वेश्चन को दोस्त करने के बाद 100% आप हो जाओगे पास। तो बिल्कुल भी ना हो निराश, बने रहे दोस्तों एंड तक। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी सेमेस्टर होंगे सभी सेमेस्टर के दोस्त आप सभी को इसी चैनल पे वीडियोस मिल जाया करेगी। दोस्त, सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। दोस्त, ये है वो सारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये कह रहा है, मैं देखो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बता दूंगा आपको उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लेना है और इन क्वेश्चंस के दोस्त आपको नोट्स भी दे दूंगा मैं, ठीक है। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि वैश्वीकरण क्या है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मुझे दोस्तों लगता है कि आप सभी ने कभी ना कभी दोस्तों आपने ज़रूर पढ़ा है। जैसे कि आप देखोगे कभी तो क्लास 12 के अंदर भी हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ ही है। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण पर असहमति पर चर्चा की थी, यानी कि वैश्वीकरण के ऊपर असहमति क्यों है, आखिर क्यों इससे लोग डिसएग्रीमेंट करते हैं, यानी क्यों इससे असहमत है। पहला क्वेश्चन ये है दोस्त, ये जो तीनों क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को, ये तीनों क्वेश्चन आप सभी के चैप्टर 1 से हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स का चैप्टर 1। एक सेकंड क्वेश्चन एक बार देखिए, फिर आपको मैं इनका आंसर्स बताऊंगा कहाँ पे आपको आंसर्स करना है। वैश्वीकरण के ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल जो इसका डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है। वैश्वीकरण दोस्त आज से नहीं हुआ। कहीं हम सोचे कि वैश्वीकरण वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर 1991 के बाद जब भारत ने LPG सिस्टम अपनाया था, तो ऐसा नहीं है दोस्त। वर्ल्ड वॉर के बाद या वर्ल्ड वॉर के पहले का कोई कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली जो वैश्वीकरण है यानी जो ग्लोबलाइजेशन है, इसकी स्टार्टिंग तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वैश्वीकरण का मतलब होता है क्या है, एक देश दूसरे देश से व्यापार करना। तो ये ट्रेड तो जो रिलेशन है ये रोमन एम्पायर चलेगा दोस्त इंडिया में, है ना, हड़प्पा सभ्यता का टाइम भी देखा गया। लेकिन जो आज का वैश्वीकरण है वो पहले के वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंज है दोस्त। ट्रेड का रिलेशंस बहुत ज़्यादा है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबलाइजेशन है क्या इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास, यानी कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण है, ये दोस्तों पूछा जा रहा है। ये आपका नेक्स्ट। एंड इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए हमसे तो ये 3 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं चैप्टर 1 के अंदर। तो ये दोस्तों 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब चलिए देखते हैं, एक बार हम देखते हैं इसके बाद और भी फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन है मेनली वो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आपको मैं पहले बता देता हूँ दोस्त, ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये चैप्टर 1 से हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने करवा रखे हैं अपने इस वाले वीडियो के अंदर। मैं दोस्त आपको बता देता हूँ, ये जो आपका जो वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 वीडियो लिंक। आप उस पर क्लिक करके आप इस वाले वीडियो को देख लेना। फिर भी मैं टॉपिक को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आखिर इन तीनों क्वेश्चन के अंदर है क्या। स्पेशली दोस्त ये जो टॉपिक है ये BA प्रोग्राम सेमेस्टर 6 वाले बच्चे अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन में भी पढ़ते हैं, तो यही सेम टॉपिक आप सभी को ऑनर्स वाले बच्चों को भी पढ़ना होता है। तो यही सेम वीडियो आपके लिए भी काम आ जाएगी। डिट्टो दोस्त पूरा सेम यही है। बेसिकली दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ अपनी इकोनॉमी को यानी कि अपने आर्थिक संबंधों को इस तरीके से बनाता है कि वो अपनी इकोनॉमी इस वाले देश के साथ इकोनॉमी के साथ जोड़ देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिना किसी रोक टोक के साथ अब इस देश की कंपनी इस देश के साथ व्यापार करेगी, वस्तुओं और सेवाओं गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करेगी, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। इसी को दोस्तों ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ जाना यानी कि जुड़ाव हो जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है, जिसको मैंने दोस्त अपने इस वाले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्ड में समझाया हुआ है, जिसमें दोस्तों आपको डिसएग्रीमेंट क्यों है वैश्वीकरण को लेकर ये भी बताया। क्योंकि देखो वैश्वीकरण से अमीर गरीब बड़ा है, दो अंतर बड़ा है ये। और जो MNCs होती है दोस्त, MNCs का मतलब क्या होता है आपको पहले बता देता हूँ मैं। मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब जो ये कंपनी किसी देशों के अंदर जाती है तो दोस्त वहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी कि पैसा ये निवेश करती है और उस देश के अंदर जाके अपनी कंपनी खोलती है। बट इससे देश को दोस्त जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स मिलता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बट दोस्त ये कंपनी क्या करती है कि जब देखो कोई भी कंपनी जब टैक्स के रूप में पैसा सरकार को देती है तो सरकार को उससे फ़ायदा होगा। अब धीरे धीरे करके दोस्त यही कंपनियां सरकार पे प्रेशर डालने लग जाती है कि यानी कि खुलापन करूं, टैक्सेस को कम करूं, यानी कि जो अकॉर्डिंग बनाते हो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है वो हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग बनाऊं, यानी कि आगे चल के दोस्त ये कंपनी हमारे देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता के साथ खतरा बन जाती है।
तो निजी स्वार्थों के लिए दोस्त आज वैश्वीकरण के अंदर देखोगे तो जो मेनली दोस्त जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है दोस्त? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मेनली दोस्तों बिजनेस करता है एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन हमेशा चाहेगा प्रॉफिट करना, और इसी प्रॉफिट में दोस्त वो ऐसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि मजदूर हो गए, है ना, वर्कर क्लासेस हो गए, जो कार्य कर रहे हैं यानी जो काम करते हैं इंडस्ट्री फैक्ट्रीज के अंदर, तो उनका वो एक्सप्लॉयटेशन करता है। इस वजह से वैश्वीकरण की दोस्त आलोचना भी की जाती है। इसके दो स्तर पे दोस्त संघर्ष चल रहे हैं। पहला है जमीनी लामबंदियाँ की जा रही है, यानी कि दोस्त जिस देश के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां आ रही है, आज हमारी संस्कृति नष्ट हो जा रही है, हमारे कल्चर नष्ट हो जाता है दोस्त, आज दुनिया भर की संस्कृतियाँ दुनिया भर के सामान हमारे देश में बिक रहे हैं। तो इसके लिए इसके सभी लोग मिलके इसका आलोचना भी करते हैं। जैसे कि तो हम देखते हैं दिवाली में तो चाइनीज़ की लड़ियाँ हमारे पूरे देशों में झूम रही होती, जल रही होती है दोस्त, तो हम उसकी आलोचना करते हैं कि क्यों ना हम मेड इन इंडिया के अकॉर्डिंग हम अपने देश में ही चीज़ों को दोस्तों मैन्युफैक्चर करें। सेकंड पॉइंट है वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष कार्रवाई और नागरिक अवज्ञा की विकेंद्रीकृत जन मुहिमें चलाई गई है। यानी कि दोस्तों अगर हम वर्ल्ड पे देखें, वर्ल्ड लेवल पे, तो दुनिया भर के अंदर ऐसे कुछ मूवमेंट चल रहे हैं दोस्त, जैसे कि वर्ल्ड सोशल फोरम। ये एक ऐसा संगठन है दोस्त, विश्व सामाजिक फोरम या दोस्तों संघ कह सकते हो। ये दुनिया भर के अंदर वैश्वीकरण का विरोध करने वाली यानी कि क्रिटिसाइज करने वाली एक ऐसी संगठन है जो ये कहती है कि वैश्वीकरण के कारण ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत देशों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। स्पेशली वो कंट्री जो वर्ल्ड वॉर के यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दोस्त आज़ाद हुए, उनमें भारत भी आता है। 1947 में दोस्त हम आज़ाद हुए थे, 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था। तो हम भी दोस्त डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, तो ऐसे लोग इसका अपोज करते हैं। इसको लेकर दोस्तों वो देखो वर्ल्ड सोशल फोरम यहाँ पे ये रहा, दोस्तों काफ़ी कैंपेन चल रहे हैं ना, किसानों और दोस्तों मजदूरी की हालत जो खराब हुई है इसके लिए। एंड दोस्त मैंने आपको बताया था कि एक और क्वेश्चन इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको बताना है। मैं फिर भी आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर भी दोस्त मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखा तो चैप्टर फर्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना। फिर भी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या है। मैंने दोस्त आपको बता दिया है, सहमति के थोड़े कुछ ब्रीफ कर दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। हाँ, आखिर इसकी स्टार्टिंग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बात करते, थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं अपने। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा सभ्यता की भी दोस्त दूसरे देशों के साथ ट्रेड के लिंक थे, समुद्री रास्तों से भी और सड़क के रास्ते से भी। जो सड़क बहुत छोटे छोटे मिले थे उस टाइम भी, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी वो विदेशों से यानी कि दोस्त मध्य एशिया कंट्री से, अफगानिस्तान से घोड़े लाए जाते थे, है ना। तो मिडल ईस्ट कंट्री से भी हमारे रिलेशन थे। और ऐसा भी दोस्तों मिलता है देखने को हमें कि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस हुआ करते था, और एशिया और यूरोपियन कंट्री के साथ भी भारत के रिलेशंस हुए करते थे। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। उसके बाद जब हम गुप्त पीरियड में आते हैं तो उस टाइम भी शिप के रास्ते से कहाँ पे दोस्त, कंबोडिया, सियाम हो गया, है ना, सुमात्रा हो गया, माल्या हो गया एंड चाइना हो गया, यहाँ पे भारत और इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हुआ करता था। नेक्स्ट दोस्त अगर हम देखेंगे चंगेज खान जो था, जब इसका वंश यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम भी दोस्त भारत और चीन का जब संबंध यहाँ पे स्थापित हुआ था, तो उस टाइम भारत के अच्छे संबंध और लेन देन हुआ करते थे। लेकिन आगे चल के दोस्त जब देशों ने आपस में ही झगड़ कर और दूसरे देशों पे कब्जा करने की दोस्तों जब कोशिश करी, तो उस टाइम थोड़ा सा ट्रेड रिलेशंस के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और उसके बाद ज्यूइश और मुस्लिम अगर मर्चेंट्स देखोगे तो ये दुनिया भर के अंदर जाके ट्रेड करने लग गए। जैसे कि भारत में जब मुस्लिम व्यापारी आए, जैसे कि अरबों ने ही भारत को दोस्त हिंदुस्तान का नाम दिया, पता होना चाहिए आपको। और इस तरीके से ये ज्यूइश और मर्चेंट्स के रूप में मुस्लिम पूरी दुनिया भर के अंदर फैलते हुए चले गए। और दोस्त अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें, आधुनिक भारत में, तो सबसे पहले भारत में दोस्तों डच आए, उसके बाद दोस्त पुर्तगाल आए, फ्रेंच कंपनी आए, और एंड में जाकर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ये सब ट्रेड का ही मकसद था, जो कि एक ग्लोबलाइजेशन का रूप दिखाता है हमें। और आगे चल के दोस्त जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ, कब हुआ, तो 1750 से लेकर 1850 के बीच में, तो इस टाइम भी दुनिया भर के अंदर एक कंट्री कच्चे माल की तलाश में दूसरे देश में जाता ताकि वहाँ से कच्चे रॉ मटेरियल ले सके और अपने देश में मशीनों में माल को बना सके, और जहाँ से वह माल लेकर आया है वहीं पर जाके ऊंचे दामों में बेच सके। इस दोस्त पॉलिसी में अंग्रेज सबसे ज़्यादा तेज थे और उन्होंने यही किया, और इसी वजह से दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाने की कस्टम स्टार्ट होती है, ताकि कच्चे माल को दोस्त मिल जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि कह सकते हो कि मशीनों में माल बन जाएगा। एंड ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी चैप्टर की वीडियो में आपको डीपली मिल जाएगा।
वैकल्पिक जो दृष्टिकोण है वो क्या है, ये भी दोस्तों आपको बताना होगा इसके अंदर। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि वैश्वीकरण के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हम अपने देश की जो लोकल इकोनॉमी है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो छोटे छोटे जो रेडी पटरी वालों को सपोर्ट करके हम अपने देश को ही सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, ये कहा जाता है वैश्वीकरण के बजाय। क्योंकि दूसरे देश के साथ हम जब संबंध बनाते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दोस्त ये होता है कि वो देश हम पे हावी होने लग जाता है कुछ समय के बाद। और अगर उस पर हम डिपेंड हो गए हैं, मान लो दोस्त कि हम एग्जाम्पल के लिए दोस्त आज हम तेल के लिए आज हम मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ डिपेंड है, जैसे कि दोस्तों ईरान वगैरह हो गया, हमारे अच्छे संबंध है दोस्तों ईरान से, नो डाउट, बट ईरान पे हैं दोस्त, है ना, हम रसिया से भी लेते हैं। एंड अगर कोई बाई चांस हमें ईरान से तेल नहीं मिला, रसिया से तेल नहीं मिला, तो हमारी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, यही होगा। बट तेल तो दोस्तों भारत में नहीं बना सकते यार, लेकिन ऐसे सामान जो हम भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो हम डिफेंस के सामान हम रसिया से खरीदते हैं, हथियार, बंदूक, गोले बारूद, बहुत सारे हैं, बरमोस देख लो यार, है ना, या दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे हथियार हो गए, भारत में ही उनको बनाया जा सकता है। काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स देख लो, ऐसे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, क्यों भाई, हम भारत में तो बना सकते हैं उसको। तो इस चीज़ को यानी कि प्रमोट किया जाना चाहिए, और भारत के अंदर दोस्त कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया जाना चाहिए, ताकि भारत में कंपनियां खुले और भारत के लोगों को रोज़गार मिले। वो कंपनी इंडियंस है तो इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, खतरा भी दोस्तों, है ना, मतलब ये कम खतरा होगा इससे हमें, ये होता है यहाँ पे कि वो इंडियंस कंपनी होगी। एंड दोस्त जितने भी यानी कि जो सिस्टम होगा उसके ऊपर देश के गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। जितने भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय निगम यानी कि जितने भी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन होंगे, उनको भारत के अंदर दोस्त कोई भी कंपनियां होगी तो भारतीय कंपनी को इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से, इंटरनेशनल कंपनी से कंपटीशन करने के दोस्तों लायक हमें बनाना चाहिए, ताकि हम कर पाए। लेकिन अभी दोस्तों क्या है कि इंडियन कंपनी या इंडियन दोस्तों छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े कंपनियों के साथ कॉम्पीट यानी कि कंपटीशन नहीं कर सकती। इसलिए हमें छोटे छोटे कंपनियों को सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। जो भारत के अंदर अभी भी काफ़ी सारे जो लिमिटेड हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विस है, बट वो दोस्तों तो उसको हम और एक्सपेंड करना चाहिए हमें। तो जो लिमिटेड मार्केट है उसको हम अनलिमिटेड मार्केट के तहत एक्सेस करके पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना चाहिए। इसलिए दोस्त ऐसा कहा जाता है कि बहुराष्ट्रीय संधियां करके हम अलग अलग देशों के साथ एग्रीमेंट करके हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा हम ना करके हम अपने डोमेस्टिक चीज़ों को ही प्रमोट करें तो ये बेहतर होगा, ये दोस्तों कहा जाता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है हमारा, ये चैप्टर फर्स्ट का है, और चैप्टर फर्स्ट के दोस्त मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। बाकी इस चैप्टर को मैंने पूरे डीपली तरीके से अपनी इस वाले वीडियो में समझा दिया, इसलिए मैं आपसे दोस्त रिक्वेस्ट करता हूँ इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना। सिर्फ चैप्टर फर्स्ट की दोस्तों वीडियो है ये, जो मैंने सेपरेट बना रखी है। बाकी सभी दोस्त चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो इस क्लास के बाद आपको वो वाली वीडियो देख लेनी है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ये वाली दोस्तों वीडियो। क्लियर है? चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा दोस्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के ऊपर है। वैश्वीकरण और राज्य की संप्रभुता से इसके संबंध पर 3 शक्तियों पर चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कस करना आपको 3 पोजिशंस ऑन ग्लोबलाइजेशन एंड इस रिलेशंस किसके बीच में, स्टेट सोवरेनिटी के। यानी कि दोस्त अगर बात करते हैं हम राज्य की संप्रभुता की 3 स्थिति बतानी है आपको, 3 कंडीशन बताना है और वैश्वीकरण के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं। आखिर पहले हम ये बात करते हैं कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जिसको दोस्त इंग्लिश में सोवरेनिटी कहा जाता है। संप्रभुता का मतलब होता है जब एक कंट्री, मान लो दोस्त कंट्री एक कंट्री है जिसका नाम ए है, ये ए नाम जो कंट्री है, ये कंट्री अपने देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरीके से दोस्त, यानी कि आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से पूरा इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, उसका किसी बाहरी देश का उस पर दबाव ना हो, और देश के अंदर भी कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी कम्युनिटी या कोई ऐसा संगठन का दबाव नहीं होना चाहिए देश की सरकार पे। देश की सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी वो जनता की ज़रूरत के अनुसार बनाएगी, जो लगता है देश के लिए बेहतर है वो बनाएगी। और अंदर के मामले में यानी देश के अंदर पहले दोस्तों देश, हमारे देश की सरकार उसकी देश के साथ संबंध बनाएगी, रिलेशन बनाएगी, जिससे लगता है कि हमारा इसके साथ फ़ायदा होने वाला है और इसके विचार और हमारे विचार मिलते जुलते हैं। ये कोई आतंकवादी को सपोर्टर नहीं करता, न आतंकवादी को प्रमोट करता है। तो जो जिस तरीके से हमारा जिसका फ़ायदा हुआ, जिससे हम दोस्तों व्यापार करते हैं, तो हम उसी संबंध बनाएंगे। तो यही देखा जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में। तो इसको कहा जाता है सोवरेनिटी, जब एक कंट्री टोटली इंडिपेंडेंट हो, पूरा आज़ाद हो, वो किसी का गुलाम ना हो। दोस्त 1947 से पहले भारत एक देश तो था, लेकिन दोस्त भारत एक ब्रिटिश स्टेट था, भारत एक सोवरेन स्टेट नहीं था।
सॉवरेटी हमारे पास नहीं थी दोस्त। क्यों? क्योंकि भारत 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। 1947 के बाद हम आज़ाद हो गए, इसलिए भारत एक सॉवरन स्टेट यानी कि संप्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों कहा जाता है ये कि राष्ट्र राज्य जो है वो एक नागरिक का प्रतीक है, क्योंकि नागरिकों से ही पूरा बन के एक देश बनता है और जो नागरिकों की संस्कृति से ही मिलकर पूरा देश बना होता है। तो मेनली दोस्तों राष्ट्र राज्य जो है वो लोगों का पूरा समूह होता है, जिसमें लोगों की संस्कृति, रहन सहन, खान पान से लोग सब आपस में जुड़े होते हैं और उनका अपने देश के प्रति प्रेम होता है और इसी वजह से दोस्तों आपस में वो जुड़े होते हैं। तो एक नेशन स्टेट यानी कि राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट है। यहाँ पे दोस्तों आपसे ये पूछा गया था कि आपको बताना है क्या, देखो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि संप्रभुता के 3 स्थिति बतानी है आप सभी को, यानी 3 बताना है आपको। इसमें से कोई सा 3 दोस्तों मेनली आपको बताना होगा। सबसे पहला दोस्त गवर्नमेंट के स्तर पे, यानी कैसे 4 एलिमेंट्स है दोस्त। जो स्टेट होता है वो 4 एलिमेंट्स को बना के बनता है। पहले दोस्तों अगर पूछते हो आपकी स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स को बना के स्टेट बना, यानी कि राज्य को अगर जिसको हम राज्य कहते हैं, राज्य 4 चीज़ों को मिला के बनता है। पहला दोस्तों गवर्नमेंट यानी कि सरकार, दूसरा भूमि यानी टेरिटरी, तीसरा उस भूमि पर रहने वाले लोग यानी कि लोग किस पे दोस्त, तीसरा, एंड चौथा है सॉवरेटी यानी कि संप्रभुता। तो इन चारों को मिलाकर एक राज्य बनता है और इस राज्य के पास जो सॉवरेटी होती है मेनली वो दोस्तों मेनली जो होती है वो पहली होती है। जो पॉइंट बता रहा हूँ दोस्त सिंपल सिर्फ यही याद करना है आपको। पहला याद करना है इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेटी यानी कि आंतरिक और बाहरी संप्रभुता, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेटी, कानूनी एंड राजनीतिक संप्रभुता। तीसरा आपके पास क्या है, पॉपुलर सॉवरेटी यानी कि दोस्त लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय मतलब क्या होता है कि जो देश की जो पूरी शक्ति है, जो देश की जो पूरी पावर है वो जनता में निहित है, यानी कि दोस्त जो देश की जो गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा चुनी हुई है। तो मेनली एक ये और एक ये, इन तीनों को मान अब दोस्तों आपको बताना है, यानी जो 3 पोजीशन है वो ये 3 पॉइंट में आपको बताना है। तो क्लियर दोस्त, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और जोड़ना है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखोगे आप मेनली कि जो राष्ट्र राज्य हैं उनके लिए खतरा क्या है इस टाइम, यानी कि संप्रभुता के लिए इस टाइम खतरा क्या है, थ्रेट टू सॉवरेटी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि राष्ट्र राज्य 20वीं सेंचुरी के एंड में, 20वीं सेंचुरी के एंड में दोस्त यानी कि 1990 का जो डिकेड्स है इसके एंड में आके बात करी जा रही है, वैश्वीकरण के आने से संकटपूर्ण स्थिति में फंस गया है। तो दोस्त संप्रभुता यानी कि एक देश की जो संप्रभुता है, एक देश की जो सॉवरेटी है वो खतरे में पड़ गई है 1990 के एंड में आके। तो मैं पहले आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ। ऐसा क्यों, आपको दोस्त पता होना चाहिए कि 1991 में ही दुनिया भर के अंदर जो कोल्ड वॉर चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया था और इससे यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, सोशलिज्म का दोस्त मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि जो भी इंडस्ट्री है, जो भी कंपनी है वो सबके सब गवर्नमेंट की कंट्रोल में होगा, यानी कि उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल यानी कि सरकार का नियंत्रण होगा उसके ऊपर। लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया और शीत युद्ध दोस्त खत्म हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर यूएसए जीत गया था, यानी कि अमेरिका जीत गया था। और इस तरीके से जो अमेरिका की आइडियोलॉजी थी वो क्या थी दोस्त, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, और अमेरिका की पूंजीवाद और यूएसएसआर की समाजवाद। तो समाजवाद दोस्तों हार गई, पूंजीवाद जीत गई। पूंजीवाद क्या था, ठीक समाजवाद के अपोजिट था। यहाँ पे दोस्त गवर्नमेंट के पास ना होकर सब कुछ प्राइवेट हाथ में होगी, प्राइवेट सेक्टर में क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, कंपनी, इंडस्ट्री सब कुछ प्राइवेट हाथ में होगी दोस्त। यानी कि प्राइवेट मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा है सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल होती है, तो सरकारी स्कूल उसको कहा जाता है जिस पे सरकार का कंट्रोल होता है। वैसे प्राइवेट स्कूल जिसको तो हम आप जैसे लोग बना सकते हैं। तो वैसे ही दोस्त ऐसी पॉलिसी है अमेरिका की कैपिटलिज्म की, है ना, जहाँ पे प्राइवेट लोग खुद अपना काम कर लेंगे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको दोस्त पूंजीवाद कहा जाता है। तो ये दुनिया में जीत गया। तो इसीलिए अब इसके जीत जाने के बाद दोस्त कैपिटलिज्म ये भी कहता है कि दुनिया भर के लोग आपस में व्यापार करेंगे बिना किसी रोक टोक के, और इससे भी दोस्तों एक संगठन बन गया जिसका नाम था WTO। ये दोस्तों बंद तो 1948 में ही गया था, बट WTO का जो नाम है दोस्तों वो 1 जनवरी 1995 को रखा गया था। और 1995 में दोस्त WTO ने दुनिया भर के देशों को रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया, ये कह के कि अपने दरवाजे खोलो, दुनिया भर के देशों को आलन दो व्यापार करने के लिए, आपके अपने देश के अंदर कंपनी खोलने के लिए। और दोस्त एक देश को मजबूरन करना पड़ता। और WTO दोस्त IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया,
ये तीनों के तीनों संगठन दुनिया भर के अंदर एक देश के ऊपर हावी होने लग गए, उनकी पॉलिसीज़ पे, उनकी ट्रेड पॉलिसी पे। आज दोस्त कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ डायरेक्टली मना नहीं कर सकता कि हम तेरे के साथ व्यापार नहीं करते, जा तू नहीं करेंगे तेरे साथ व्यापार। क्यों? क्योंकि दोस्त जो भी WTO का मेंबर है उसको व्यापार करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा खुद सोच के देखो यार कि चाइना के माल का हम बोलते हैं बहिष्कार करें, वो जनता कहती है। देश की गवर्नमेंट ये कभी नहीं कह सकती कि चाइना के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे पूरा। तो WTO के मेंबर के अकॉर्डिंग जो भी मेंबर है वो आपस में बिना रोक टोक के व्यापार करेंगे। WTO दोस्त उसके ऊपर अगर ऐसा नहीं किया जाता तो WTO का जो नियम है उसका उल्लंघन माना जाएगा, और WTO को दोस्त उल्लंघन करने के बाद दुनिया भर के अंदर एक गलत प्रचार जाएगा कि हमने UNO के नियमों को नहीं मान रहे। तो ऐसा अमेरिका, रसिया दोस्त पूरे धज्जियाँ उड़ा देते हैं UNO के नियम की। लेकिन जब कोई डेवलपिंग कंट्रीज या कोई एशियन अफ्रीकन कंट्री ऐसा करेगा तो दोस्त इनकी बदनामी दुनिया भर के अंदर करने लग जाएंगे ये जो परमानेंट मेंबर है UNO के। इसलिए दोस्त इसका ध्यान रखा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? तृतीय विश्व के देश इससे अधिक गंभीरता से महसूस करते हैं। तृतीय विश्व के देश वही है दोस्त, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर अमेरिका आता था यानी प्रथम विश्व में, सेकंड वर्ल्ड में USSR के ग्रुप आते थे, और थर्ड वर्ल्ड के अंदर दोस्त नेम के कंट्रीज आते थे यानी कि गुट निरपेक्ष संतुलन वाले देश आते थे। इसमें वो कंट्रीज थे जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज थे, और इन कंट्री की दोस्तों जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा जर्जर कमज़ोर थी, जिसमें भारत भी आता है। तो इन कंपनियों के लिए ये हुआ, ये गरीब तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो MNCs आते थे बहुराष्ट्रीय कंपनी देशों से, हमारे दोस्त अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, यहाँ से ये कंपनी आते थे और इस देश के अंदर आके डेवलपिंग कंट्रीज में आके अपनी कंपनियाँ खोलते थे भाई। अब यहाँ पे जो कंपनी लगा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट को दोस्तों हैवी टैक्स तो दे रहे हैं और वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसी का दोस्तों फ़ायदा उठा के ये जो उस देश की पूरी छोटी छोटी कंपनी है जो चल रही है पहले से, उसको ख़त्म कर देते हैं, मार्केट में पूरा अपना पैर फैला लेते हैं, और वहाँ की दोस्त देश की सरकार को भी दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाया जाए जो हम चाहते हैं वैसा। तो दोस्त देश को मजबूरन बनाना पड़ता है, क्योंकि भाई MNC हैवी टैक्स दे रही है और देश की सरकार तो टैक्स की भूखी होती है यार, इसलिए MNCs का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि ये संप्रभुता एक देश की आज़ादी के लिए खतरा है। अब दोस्तों ट्रेड पॉलिसी अब गवर्नमेंट ना बनाकर एक MNC, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ये देश ये संगठन बना रहे हैं वेस्टर्न कंट्री का, इन सब पे दोस्तों कब्जा है इस टाइम, अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, फ्रांस वगैरह, इन सब का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? राष्ट्र राज्यों के दायरे से परे सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाते हैं। यानी कि दोस्त अब क्या है कि इसी वजह से दुनिया भर के अंदर सोशल जस्टिस का कंसेप्ट आता है कि दुनिया भर में आज वैश्वीकरण के वजह से अमीर और गरीब होता जा रहा है। इन्वायरमेंट पे दोस्तों इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही दोस्त दुनिया भर के अंदर एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है जो ये कहता है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने दोस्त कईयों की नौकरी छीन ली है। इसने ही दोस्त अगर देखा जाए तो इसने नौकरी बढ़ाई भी है तो छीनी भी है। अब दोस्त ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, अब वो तो यार बेकार हो गए, इसलिए इसने उनको वस्तुओं के समान बना दिया। तो ये दोस्तों कहा जाता है यहाँ पे, ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे यही चीज़ है, मैंने देखोगे तो WTO हो गया एंड IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया दोस्त, पूरी दुनिया भर के अंदर ट्रेड का इनका ही दोस्तों नियम है, और ये अपने आप को दुनिया का बाप समझते हैं कि जो हम कहेंगे वही होगा और डेवलपिंग कंट्रीज वही करेंगे। तो ये दुनिया भर के कंट्री को लोन देते हैं तो उनको शर्त रख देते हैं भाई। शर्त क्या रखते हैं कि तुम अपने देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को घटा दो। भाई वैल्यू घटेगी तो देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। कभी कभार दोस्तों वैल्यू घटाना ठीक होता है, बट हद से ज़्यादा ही घटा देना उस देश के लिए खतरा है, क्योंकि उस और देशों के लिए उस देश का माल सस्ता हो जाएगा इससे। इसलिए दोस्तों ठीक है, देश को मतलब कि अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल रखने के लिए ऐसे संबंध बनाने चाहिए ताकि अपनी संप्रभुता पर कोई खतरा ना आए, देश की सिक्योरिटी से साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? ब्रेटन वुड्स सिस्टम। दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के विकास पर एक निबंध लिखी है, तो आपको मैं समझाने वाला हूँ आखिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम का विकास क्या है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। देखो ब्रेटन वुड्स सिस्टम, अगर आप यहाँ पे नाम देख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ब्रेटन वुड्स या कोई जंगल वगैरह की बात हो रही है क्या? वुड्स तो छोटा जंगल होता है यार, बट ऐसा नहीं है। ब्रेटन वुड्स क्या है दोस्तों? ये ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है। चलिए आपको मैं बताता हूँ पूरी कहानी हुई क्या। पूरी कहानी समझने से पहले आपको थोड़ा ब्रीफ में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। 1914 में, है ना दोस्तों, अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं और आपको थोड़ा सा अगर IR के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट है तो ये टॉपिक समझने में बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। क्लियर है?
1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे दुनिया भर के अंदर दोस्तों ब्रिटेन का बोलबाला था। ब्रिटेन उस टाइम ताकतवर हुआ करता था। अमेरिका था बट वो दुनिया भर से अपने आप को अलग करके रखता था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी दोस्त वो 1917 में आया था, ठीक है, यानी कि जो मित्र राष्ट्र है, जो एलियाइड पावर है, उनके फेवर में, जब उसकी शिप डुबा दी थी जर्मनी, तब दोस्तों आया था। जब हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करते हैं तो उस वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी अमेरिका 1941 में आया था, जब पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था जापान ने अमेरिका के। तो अमेरिका दोस्त इस बात से साबित होता है कि वो हमेशा वर्ल्ड से अलग और युद्ध से बचता आया है। अपनी इकोनॉमी को वो कम दोस्त मजबूत, अपनी दोस्त सामरिक शक्ति यानी कि अपने हथियारों को बढ़ाकर वो इस तरह के दुनिया भर के अंदर देशों को अपने आप को लाना चाहता था कि लगे हाँ भाई अब अमेरिका कुछ है। तो अब जाकर दोस्तों हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के ख़त्म होने के बाद दोस्तों, जो ख़त्म होने के कगार पे आ गया था, तो ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दोस्त ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत को गुलाम बनाया, ऑस्ट्रेलिया को गुलाम बनाया, अफ्रीकन और एशियन ऐसे कई सारे कंट्री को गुलाम बनाया। दोस्त ये वही ब्रिटेन है, ये वही अंग्रेज की सिस्टम था, जो कि अब ये उस तरीके से नहीं रहा और अब दोस्त ये पूरा कमज़ोर हो चुका था। तो अब जाके क्या हुआ, जो पावर दोस्त ब्रिटेन के पास थी, यानी कि दुनिया भर के अंदर जो ट्रेड होगा तो उसकी पॉलिसी ब्रिटेन बनाएगा। दुनिया भर में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होगा तो उसकी पॉलिसी भी ब्रिटेन बनाएगा। अगर दुनिया भर में दोस्तों कोई संबंध बनाना है, कोई भी दोस्त सिग्नेचर करना है किसी चीज़ पे, कोई भी दुनिया भर में कोई क्या होना है, इसके लिए कोई डिसीजन लेना है, तो वो ब्रिटेन करेगा। तो अब तक दुनिया भर के अंदर फाइनेंशियल, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक, इन तीनों मामले पे जो डिसीजन ले लेता था वो सिर्फ ब्रिटेन अकेला लेता था, क्योंकि वही पावरफुल था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे दोस्तों आते आते ब्रिटेन इतना कमज़ोर हो गया कि इसके हाथ से तो सारे कंट्री चले गए एक एक करके। जैसे भारत आज़ाद हुआ गए है ना वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1947 में, दोस्तों श्रीलंका आज़ाद हुआ, बर्मा आज़ाद हुआ। दोस्त आप खुद देखोगे ज़रा आप, तो 1945 से लेकर 1950 तक दुनिया भर के अंदर वो 100 कंट्रीज आज़ाद हुए थे। तो एक एक करके आज़ाद होते चले गए दुनिया भर में सारे कंट्रीज। ब्रिटेन के पास पावर रही नहीं, तो ब्रिटेन की ये पावर शिफ्ट हो गई किसके पास, अमेरिका के पास। अब दुनिया का दादा पापा कह लो, परदादा कह लो दोस्त, अब वो अमेरिका बन गया था, पूरा वर्चस्व उसका स्थापित हो चुका था। हुआ ये कि अब पहले जो ब्रिटेन कर रहा था, अब उसके प्लेस को अब अमेरिका ले लेगा ब्रिटेन को रिप्लेस करके। यानी दोस्तों कोई भी एग्रीमेंट करना हो, कोई ट्रेड करना हो, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरनमेंट का, दुनिया में कोई भी डिसीजन लेना हो पॉलिटिकल, ये सब कुछ अब अमेरिका के पास चला गया। कब चला गया ये दोस्तों, चला गया जब अगस्त 1944 को अमेरिका के अंदर एक शहर है दोस्त, हेम्पशर उसका नाम है पूरा। अगर दोस्त यहाँ पे देखोगे ये दो न्यू हैम्पशर, कहाँ पे, न्यू हैम्पशर। इस जगह के, इस शहर के अंदर दोस्तों छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। समझ में आ गया आपको, ये ब्रेटन वुड्स कोई लक्कड़ वक्कड़ नहीं है, ये एक जगह का नाम है। इस जगह के ऊपर है ना, इस जगह में क्या हुआ, 1944 को एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर लगभग 44 देशों के 720 लोग आए, यानी कि 720 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस बात को लेकर कि दुनिया भर के अंदर अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय यानी कि जो इंटरनेशनल, जो फाइनेंशियल और जो भी मॉनेटरी यानी कि जो मुद्रा है, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी होगी भाई, है ना, क्योंकि तो पहले तो पाउंड, जो ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग था वो चला करता था भाई बहुत तगड़े तरीके से। तो अब जो इंटरनेशनल, जो फाइनेंशियल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय यानी कि दुनिया भर के जब पैसा कौन सा होगा, किस पैसे में दुनिया ट्रेड करेगी, है ना, दुनिया इंटरनेशनल करेंसी कौन सा होगा, या दोस्त दुनिया में कोई जो फाइनेंशियल पॉलिसीज बनती है ना, मौद्रिक प्रणाली क्या होगी। तो इन सब चीज़ के लिए ये दोस्त यहाँ पे मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बाद, या ब्रेटन वुड्स ये सम्मेलन हुआ था, इसको कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इसके बाद दोस्त दुनिया भर के अंदर अमेरिका दुनिया का दोस्त महाशक्ति बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया भर के अंदर 3 संगठन बनाए गए। पहला संगठन बनाया गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा, है ना, विश्व कोष जो बनाएगा दोस्त इसमें अंदर। ये बनाया गया 1947 में, जब जाके दोस्त इसको रेगुलेट किया गया सक्सेसफुली तरीके से। ये क्या करता है, दुनिया भर के देशों को अगर ट्रेड का घाटा हो गया यानी कि व्यापार में घाटा हो गया हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए पैसे लोन देता है। जैसे दोस्त देखोगे तो भारत 1991 में भारत के पास सिर्फ दोस्तों 15 दिन का पैसा रह गया था। भारत की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, सिर्फ 15 दिन तक हम जो और जी सकते थे। दोस्त भारत की हालत इतनी ख़राब थी जैसे कि आज श्रीलंका की ख़राब हो रखी है, उससे भी ज़्यादा दोस्तों भारत की हालत ख़राब थी।
तो इस टाइम जब IMF से हमने लोन मांगा तो इसने लोन देने टाइम ये कहा कि हम तो लोन दे देंगे लेकिन हम एक शर्त पे देंगे। मैंने आपको दोस्तों बताया कि ये शर्त पे लोन देता है। इसने कहा कि तुम्हें LPG अपनाना पड़ेगा तब हम तुम्हें लोन दे देंगे। और इस तरह दोस्तों भारत ने 1991 में LPG अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कि दुनिया भर के कंट्रियों के लिए तुम अपने देश का दरवाज़ा खोलो और दुनिया की जो भी कंपनी है तो आप भारत में आना चाहती है उसको आने दो। क्योंकि दोस्त भारत में 1991 से पहले जो हमारे देश के अंदर जो सोशलिस्ट पॉलिसी ज़्यादा थी, क्योंकि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी दोस्त वो USSR की पॉलिसी से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल थी। अब 1991 में उसको लिबरल किया गया, उसको खोला गया और इस तरीके से हमने LPG अपनाया IMF के कहने से दोस्तों। हमें लोन मिला और हमें दोस्त अपने देश का सोना IMF के पास गिरवी रखना पड़ा। इससे दोस्त हमारी जो करेंसी है उसका मूल्यन यानी कि डेप्रिसिएशन हो गया, उसका दोस्त से मूल्य घट गया और इससे हमें लोन मिला, बट हम उसको सस्टेनेबल कर पाए। कुछ समय के बाद जो कंपनी आई तो भारत में दोस्तों से भारतीय कंपनी तो आई बट वो लोगों थोड़ी लेकर आई, तो वो कंपनी भारत में आई तो भारत के लोगों को उससे रोजगार मिला। इंजीनियर की दोस्तों हैवी डिमांड्स हुई तो इससे ये होता चला गया। एंड दोस्त सेकंड जो संगठन बनाया गया वो बनाया गया IBRD। जब मैं IBRD बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और दोस्त अगर मैं वर्ल्ड बैंक बोलूँगा तो आपको समझ में आ भी जाएगा, विश्व बैंक। लेकिन तो जो विश्व बैंक का समझ रहे हो, इसका पहला जब इसकी स्थापना की गई थी जून 1946 को, तो इसका नाम IBRD हुआ करता था, इंटरनेशनल बैंक, यानी कि दोस्त इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्लियर दोस्त, नाम से ध्यान रखना, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए दोस्तों बनाया गया एक ऐसा बैंक जो लोगों को पुनर्निर्माण के लिए, यानी कि दोस्त जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद वो पूरी कमज़ोर हो गई थी, तो उनको पटरी पे लाने के लिए दोस्त ऐसे देशों के लोन देता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कि दोस्त सड़क बनाना हो उसके लिए लोन देता है ये, बिजली की दोस्तों कहीं प्रॉब्लम है तो बिजली के लिए लोन देता है ये, है ना। तो छोटे मोटे काम के लिए दोस्त ये लोन देता है जो फाइनली देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की GDP के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल नीड्स, खाने पीने में दोस्तों कमी है, भुखमरी आ गई है, उस टाइम IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक लोन देता है। क्लियर दोस्त, 1948 में ही ये दुनिया भर के देशों के साथ काम करने लग गया ये भी। एंड थर्ड जो संगठन बनाया गया था GATT, वही जिसको आज हम WTO के नाम से जानते हैं। GATT की स्थापना जो जनवरी 1948 में की गई थी, जिसका नाम दोस्तों बदलकर WTO रख दिया गया था 1995 में 1 जनवरी को। तो WTO की स्थापना 3 संधियों के बाद हुई थी। पहला कराकस की समझौते के द्वारा, इसमें दोस्तों 123 कंट्री दुनिया भर के इसमें शामिल हुए थे, भारत भी इसका मेंबर है एक। एंड जो सेकंड पॉइंट है डंकल प्रस्ताव के द्वारा, और थर्ड है दोस्त उरुग्वे चक्र। उरुग्वे देश का नाम है ना दोस्त, यानी कि जो साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है उरुग्वे। तो ये तीनों दोस्त प्रस्तावों के बाद, इन तीनों स्टेप से गुजरने के बाद दोस्त WTO बना था, जो कि दुनिया भर के अंदर ट्रेड के लिए पॉलिसीज बनाती है। तो इन तीनों के ऊपर अमेरिका का दोस्तों अधिकार हुआ, वर्ल्ड के अंदर एक करेंसी डिसाइड करना था और ये करेंसी दोस्तों बन गई डॉलर। अब जो भी व्यापार होगा दोस्त वो डॉलर में होगा। इस तरीके से दुनिया भर के अंदर अमेरिका एक पावरफुल शक्ति बन के, पावरफुल एक कंट्री बन के उभरा। क्लियर दोस्त यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1907 और 9 के बीच में दुनिया भर में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, यानी कि दोस्तों 7 और 9 के बीच में दुनिया भर में संकट आ गया था। तो इस क्राइसिस के दौरान WTO की आपको आलोचना करनी है। क्या आलोचना करनी है? WTO की आलोचना करनी है, जो वर्ल्ड क्राइसिस आया था 7 और 9 के टाइम पे। दोस्तों हुआ ये था कि कराकस समझौते के बाद तो WTO बना था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 1920 और 32 तक दुनिया भर के अंदर फर्स्ट ऐसा क्राइसिस आया था जो कि बहुत भयंकर क्राइसिस था। जो इसमें क्या होता कि उत्पादन तो बहुत सारे थे बट लोगों के पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए, रोजगार ही नहीं था। आगे चल के दोस्त एक और ऐसा संकट देखा गया था 1997 1998 के टाइम पे, और 1980s के दोस्तों जो 1970 का और 1980 का दोस्तों ये जो टाइम था, इस टाइम भी ऐसे ही क्राइसिस आया था जब दुनिया भर के अंदर तेल का प्राइस बढ़ गया था। तो भारत में दोस्तों इसके लिए काफ़ी बात उठी थी, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम की बात है ये। विश्व बैंक के दोस्तों अनुसार 2009 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो है, यानी कि दोस्तों जब 2008 और 9 का दोस्तों जो संकट चल रहा था, उस टाइम दुनिया भर में जो GDP है वो सिर्फ 1.7% रह गया था। यानी दोस्तों कह सकते हो कि दुनिया भर के अंदर जो प्रोडक्शन है
वो घट गया था, प्रोडक्शन की गिरावट हो गई थी। और दुनिया भर में दोस्तों अमेरिका की हालत भी अब इस टाइम ख़राब हो गई थी। दुनिया में लगभग हर देश को दोस्तों इसने प्रभावित किया था, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था और माल की शॉर्टेज की वजह से दोस्त देश में हाहाकार मच गया था। फिर जाके दोस्तों जो 20 देशों का समूह है G20 की कार्यवाही से आपस में दोस्तों देशों ने मिलकर आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी स्टार्ट करी और दोस्तों चीज़ें फिर पटरी पे आ सकी, यानी कि इससे भी हम आउटकम निकाल पाए। तो छोटा सा दोस्तों क्वेश्चन है ये, बाकी नोट्स के अंदर ये पूरा ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भाई, विश्व बैंक के मूल उद्देश्य क्या थे, यानी वर्ल्ड बैंक का मूल मेन पर्पज क्या है यार। देखो मैं आपको इसको पॉइंट्स में बता देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है बट हिंदी में बोल देता हूँ मैं। सबसे पहले ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देता है, यानी कि सड़क के, बिजली, पानी, इन सब के लिए दोस्तों पैसा देता है ये, ताकि हम विकास कर सके देश का। एंड दोस्तों एंगेजमेंट करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि किसी भी देश में कोई पैसा निवेश करना है, पूंजी निवेश करना है ना, तो उस चीज़ के लिए यानी कि दोस्तों हेल्प करता है। इंटरनेशनल ट्रेड करने में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में हेल्प करता है। एंड तो सबसे बड़ी बात ये कि पीस टाइम इकोनॉमी बनाने में हेल्प करता है, कि देशों का बोलता है कि अपनी एक ऐसी इकोनॉमी बनाओ जो हमेशा से सस्टेनेबल रहे, इकोनॉमी में उतार चढ़ाव बनाओ, जिससे कि देश के अंदर लोगों की बेरोजगार हो जाए और देश में महंगाई बढ़ जाए। इन्वायरमेंट दोस्तों प्रोटेक्शन पे बात करता है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है ये, ताकि देश के अंदर जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो। एंड लोन के लिए दोस्त ये जो डेफिसिट होते हैं, यानी कि जो देश में दोस्त बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी जो BOP में, यानी कि मान लो देश का दोस्तों व्यापार के अंदर दोस्तों घाटा हो गया, तो उसके अंदर भी ये IMF से या प्लस जो छोटे मोटे जैसे लोन हो गए, कि देश के अंदर का दोस्तों जो पैसा है उसमें अगर कमी आ गई है तो IMF उसमें और दोस्तों वर्ल्ड बैंक उसके अंदर लोन देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चलिए दोस्तों अब हम ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों की चर्चा कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद, वैश्वीकरण के तकनीकी आयामों की चुनौतियाँ क्या हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अब मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि आपको कल्चरल डायमेंशन समझाना है ग्लोबलाइजेशन का, और आपको टेक्निकल डायमेंशन जो है उसका चैलेंजेस क्या है ये बताना आप सभी को। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये अभी पहले हम बात करते हैं सांस्कृतिक आयामों की। देखो दोस्त होता क्या है यहाँ पे आपको मैं पॉइंट्स जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्त, ये आपके लिए काफ़ी शॉर्ट नोट्स का काम करेगा और चीज़ों को आप इससे बना के लिख सकते हो, काफ़ी बेहतर है ये। देखिए दोस्तों, कई विद्वानों का तर्क है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के निहितार्थों वाली एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये लाइन सुनने में बहुत कठिन लग रहा है आप सभी को, क्योंकि यार थोड़े से हार्ड लैंग्वेज, आप ग्रेजुएशन के अंदर थोड़ा सा हमें ऑफिशियल लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज। मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखना क्या है आप सभी को। सबसे पहले जो कल्चरल डायमेंशन है दोस्त, उसका कोई एक बॉर्डर नहीं है कि एक कल्चर इस बॉर्डर के पार जाएगी नहीं, क्योंकि आज जो खान पान, रहन सहन है, बोल चाल है, आज एक देश से दूसरे देशों में दोस्तों फैलते जा रही है। आज सोचो जरा दोस्त, आज हमारे देश के अंदर खान पान, रहन सहन किस तरीके से चेंज हो गया। आज हमने वेस्टर्न कल्चर को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया है। आज दोस्त हमारे खान पान में, बोलचाल में और पहनावे में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। ठीक है, सांस्कृतिक जो विचार है इसका, इस पर दोस्तों क्या विचार है ये देखते। देखो, अलग अलग संस्कृतियों के मिश्रण से कठोर संस्कृतियों के बजाय तरल संस्कृतियों का निर्माण हुआ है, ऐसा भी दोस्तों कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक समरूपता पर विचार करने की, यानी कि दोस्त भारत के अंदर एक देखोगे दोस्तों डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों की संस्कृति है, कल्चर है। लेकिन दोस्त जब से हमने पश्चिमी संस्कृति को अडॉप्ट किया है खान पीन के अंदर, जब से हमारी संस्कृति, जैसे कि संस्कृत आज कौन बोलता है भारत में, इस टाइम जो इंग्लिश का जो स्टेटस है वो आज क्लास बन चुका है। जिसको इंग्लिश आती है दोस्त उसको अमीर माना जाता है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो एक गरीब घर का है और गरीब है वो। तो दोस्त आज अमीर जो गरीब का क्लास बन गया है, जिसको इंग्लिश आती है उसको बुद्धिमान माना जाता है, तो काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो भारत में दोस्तों इंग्लिश का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि पूरे क्लास बन चुका है आज ये दोस्त। और इसलिए आज भारत के अंदर भी ऐसे काफ़ी सारे दोस्त आपको लोग मिलेंगे, बट आते हैं उनको हिंदी ही है, लेकिन तो कुछ ऐसे दो वर्ड्स वो कुछ मतलब कि समझ लेंगे दोस्त, बोलने लगेंगे बीच बीच में, ताकि उनको लगे जैसे कि दोस्त कुछ बोलेंगे वो यू नो वट कि लगे लोगों को भाई मैं भी कुछ खत्म माल नहीं हूँ भाई, मुझे भी कुछ आती है। तो आज ऐसी कंडीशन है हमारे देश के अंदर कि इंग्लिश सिर्फ एक सोशल स्टेटस बन के रह चुका है। बट दोस्त इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम अपने कल्चर्स को, हम अपने हिंदी को अगर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे तो बेहतर लगेगा यार। लेकिन दोस्त आज इंग्लिश से पीछे तो छुड़ा नहीं सकते यार, इंटरनेशनल लैंग्वेज है पहली बात। तो आज इंग्लिश अच्छी तो नौकरी पक्के दोस्तों ये नारा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पश्चिमी का जो संस्कृतियों का बढ़ावा दिया जाता है, इस वजह से जैसे कि अमेरिकी संस्कृति ने दुनिया भर के कोने में प्रवेश कर लिया है, वेस्टर्न कल्चर दोस्त सब जगह पे पहुंच गया है। तो इसलिए इसका भी दोस्तों जैसे मैकडोनाल्ड्स हो गया,
खाने पीने के दोस्तों, जब बर्गर, पिज्जा, मोमोस, रोल खाते हैं आज हम। कोको कोला दोस्त कहाँ की है? अमेरिकन कंपनी है। तो इस तरीके से वेस्टर्न कल्चर का दोस्त बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जो प्रभाव है, ये दुनिया की संस्कृति को नष्ट करते जा रही है। यहाँ पर दोस्तों एक लाइन कहना चाहूँगा मैं आपको, ये है जिनको दोस्तों इनकी शक्ल देखिए आप, इनका नाम है सैमुअल हंटिंगटन। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? यानी कि सभ्यताओं के संघर्ष 1996 के बीच में। इन्होंने इस बुक में ये कहा था कि दुनिया भर में अब जब कभी भी लड़ाई झगड़ा होगा तो वो रिलीजन्स को यानी कल्चर को लेकर होगा। तो उस कल्चर में ही हमारी बोलचाल, भाषा, धर्म, संस्कृति आती है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था दोस्त कि शीत युद्ध के बाद जो भी संघर्ष होंगे दोस्त दुनिया के बीच में, वो धार्मिक चीज़ों को लेकर होगी। दोस्त आज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके बुक में जो कहा गया वो सही कहा गया है। भारत के अंदर भी दोस्तों कहीं ना कहीं रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्त। दुनिया भर के अंदर भी कभी कभार दोस्त, कभी एक रीजन के लोग कभी दूसरे रीजन के साथ, तो ऐसा जो झगड़ा चलता रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्लैश है सिविलाइजेशन का, है ना, यानी धर्म का भी दोस्त। ये तो युद्ध संस्कृतियों के बीच में होता है। अब जो भी संस्कृति या जो भी युद्ध में जीतेगा उसके संस्कृति सबसे ऊपर कहलाएगी, यानी कि वो संस्कृति, उसका रिलीजन सबसे ऊपर है दोस्त, ये कहा जाता है मेनली। इस तरीके से देखा जाए तो मेनली दोस्त जो आज ये जो संघर्ष बढ़ रहे हैं यार, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि दुनिया भर के ऊपर अपना दबदबा कायम करना, अपनी कल्चर को सबसे बेस्ट कहना, दुनिया भर के अंदर हमारे कल्चर्स को सभी अपनाएं। इसलिए दोस्त दुनिया भर में क्या हो, आपस में इस कल्चर को थोपा जाए, लोग इसको अपनाएं। तो लेकिन दोस्त आज क्या है कि इसी वजह से वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, जिसको दोस्त हम नव उदारवादी व्यवस्था कहते हैं, यानी कि न्यू ग्लोबलाइजेशन कह लो आप इसको, या न्यू लिबरल सिस्टम कह लो। ये ऐसा आंदोलन है जो दुनिया भर के अंदर ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं, क्योंकि ये संस्कृति को नष्ट कर रही है। इसके लिए दोस्त 1999 के अंदर सिएटल के अंदर एक बैठक की गई थी इसको लेकर कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे कल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्त इसलिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लोगों ने दोस्तों मिलके जो कल्चरल डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन का सिएटल के अंदर, इसके लिए दोस्त कानकून वगैरह हो गया, है ना, इसलिए दोस्त इसका विरोध करते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? तकनीकी आयाम वाला मैंने आपको बताया था। देखो, तकनीकी आयाम का मतलब ये है कि वैश्वीकरण ने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, इसमें नो डाउट। आज दोस्त जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ वैश्वीकरण की देन है। तो वैश्वीकरण के दोस्तों वजह से आज देश के अंदर जो भी ऑनलाइन लेन देन हो पा रहा है, हम दोस्तों खरीद बिक्री ऑनलाइन कर पा रहे हैं दोस्त, एक बटन में पैसा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं दोस्त, आप घर पे बैठ के हमारे वीडियोस को देख पा रहे हो। सिर्फ क्यों? ग्लोबलाइजेशन के जो टेक्नोलॉजिकल जो ये जो डायमेंशन है उसके वजह से। आज दुनिया भर के अंदर जो आज ये प्रतिस्पर्धा बढ़ी है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि आज एक इंसान दुनिया में कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है सिर्फ एक बटन से। अब जो शेयर मार्केट के अंदर कहीं भी देख लीजिए आप, तो इसी वजह से दोस्त आज टेक्नोलॉजी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी में चाहे हम देखें तो मशीनों का जो पहले काम हाथों से होता था दोस्त, वो मशीनों से हो रहा है। जो फाइलों में लिखा जाता था, बड़े बड़े दोस्त अलमारियों में फाइल रखे जाते थे, अब उसको हम सिस्टम में रख देते हैं, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में रख देते हैं। तो हवाई जहाज़ के आविष्कार हुए, परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का आविष्कार हुआ। तो ऐसे ऐसे कई आविष्कार हो गए दोस्त, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन दोस्त ये भी कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो फेक न्यूज़ का जो स्प्रेड चलता रहता है, इससे बचकर रहना है। कभी कभी दोस्त ऐसा भी होता है कई बार कि ऐसे न्यूज़ चला दे जाते हैं कि जैसे कि रिलीजन को भड़काने वाले कुछ ऐसे न्यूज़ कोई पोस्ट कर दे, तो इससे जो धार्मिक भावनाओं के अंदर जब ठेस पहुंचती है तो ये एक चैलेंज है और लोग उस पर जल्दी बिलीव कर लेते हैं। तो दोस्त ऑनलाइन के भी कुछ अपने फ़ायदे हैं तो कुछ अपने दोस्त उसके नुकसान भी हैं। बट दोस्त अगर प्राकृतिक रूप से देखें हम, तो इन टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्त हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको, प्लस हमारे जो जल है यानी समुद्र है, उसको काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचा है। जैसे फैक्ट्री से उससे निकलने वाले गंदे पानी दोस्त हम नालों के अंदर या हम नदियों में फेंक देते हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है दोस्त। आज इसलिए कहा जाता है कि सोलर सिस्टम को हमें यूज़ करना चाहिए, हमें सोलर एनर्जी यानी सूर्य की एनर्जी को हमें बिजली के रूप में यूज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत जैसे विकासशील देशों में जाते हैं, इसलिए दोस्त उनका विरोध किया जाता है, क्योंकि विकासशील कंपनियों में जाकर ये बहुराष्ट्रीय कंपनी जो पेड़ों को काट कर अपनी कंपनियां खोलते हैं, तो उससे इस देश के जो पर्यावरण का यानी जो एनवायरनमेंट का इशू होता है वो दोस्तों रेज होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के दोस्तों वैश्वीकरण के ये तकनीकी आयाम है, जिसमें सब जगह जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, सभी तरीके से यूज़ किया जाता है, जिसके लिए दोस्त एक कंट्री अपने इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि अपने देश को, जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी दोस्त, वो ज़्यादा तरक्की पे होगा। इस तरह के दोस्त, चलिए ठीक है। तो दोस्त बीच में पहले बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना यार, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समकालीन वैश्विक में, यानी कि आज के इस वर्ल्ड के अंदर सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, वो कौन से हैं और वो क्यों चल रहे हैं। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास है, हाँ दोस्त, तकनीकी आयाम के अंदर एक
प्लीज़ एक और ऐड कर लेना, वो है टेक्नोलॉजिकल डिवाइड। यानी कुछ एरिया में तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पहुंच गया और कुछ एरिया में है ही नहीं टेक्नोलॉजी। जैसे भारत में दोस्तों गाँव इलाके में भी सही से नहीं पहुँच पाया है वो, है ना। अगर दोस्त पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, जर्मनी, जापान, इटली, दोस्त यहाँ पे तो है, बट भारत जो एशिया अफ्रीका के पास है ही नहीं भाई। तो इसलिए भी एक डिवाइडेड पूरी वर्ल्ड बन चुकी है, जो कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास एक नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है कि सभी के पास टेक्नोलॉजी हो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि सोशल मूवमेंट जो आज जो दुनिया में चल रहे हैं, इनमें मेन जो मुद्दे हैं वो उसकी बात करते हैं, जो कि आए दिन हमारे ट्विटर पे भी ट्रेंड करता रहता है। सबसे पहला जो इशू है सामाजिक आंदोलन का, वो है ब्लैक लाइव्स मैटर। यानी कि तो दुनिया भर में हमने तो ये सुना है कि तो अंग्रेजों के टाइम पे ही, जब अंग्रेज या तो फ्रांसीसी जब अफ्रीकन कंट्रीज में जाते थे उनको गुलाम बनाने के लिए, तो वो काले और गोरों के बीच में भेदभाव किया करते थे। इसी के लिए बीच एक घटना दोस्तों आए दिन अभी होते रहती है ना। कई जैसे कि अमेरिका के अंदर भी काले के ऊपर जो काले लोग यानी कि जो अश्वेत होते हैं उनको गोलियाँ चढ़ा दी, है ना, अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा होता गया होता रहता है। ये तो पहले भी सारी घटना है। देखो जड़ में इसके जो जड़ है वो इतिहास में होती है। जब इतिहास में दोस्तों ऐसा हुआ है तो कभी ख़त्म नहीं होगा यार ये, बट इसको कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन आज की मेंटलिटी देखो भाई, आज भी ये घटना चल रही है, काले गोलों में भेदभाव। भाई इंसानियत से मेल मिलाप होना चाहिए। बट हुआ क्या यार, सन 2012 की बात है ये। एक बंदा था ट्रेवन मार्टिन नाम का, क्या नाम था इसका, ट्रेवन मार्टिन नाम का। ये 17 साल का था और दोस्तों ये क्लास 10th के अंदर पढ़ा करता था, 17 साल में ही। और ये दोस्त एश्वेत था, यानी कि काला लड़का था ये। इसका दोस्त है ना, काला मतलब कि ये सांवला था, मतलब काला कह सकते हो आप इसे। तो इस वजह से अमेरिकन एक श्वेत ने, यानी कि दोस्तों अमेरिका का एक गोरा था, गोरी चमड़ी वाला, उसने इस बंदे की गोली मार दी, ट्रेवन मार्टिन को गोली मार दी। और इस वजह से दोस्त ब्लैक लाइव्स मैटर करके ट्विटर पे ट्रेंड चला। और आज दोस्तों दुनिया भर के अंदर श्वेत लोगों के लिए आंदोलन चल रहे हैं। पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है। एंड सेकंड पॉइंट दोस्तों ये है कि दुनिया भर के अंदर टेररिज्म को लेकर भी है, तो चल रहे हैं मेनली दोस्तों आतंकवाद को लेकर, सेकंड पॉइंट। एंड दोस्तों पर्यावरण को लेकर, ये आज दुनिया में चल रहे हैं आंदोलन। एंड दोस्तों नेक्स्ट भी हमारे पास नारीवाद, फेमिनिज्म, यानी कि महिला और पुरुष में समानता को लेकर। दोस्तों ये कुछ है। एंड जो गरीबी भुखमरी को लेकर चल रहे हैं। बट ये मेजर पॉइंट्स है जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने अगले यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, चलिए देखते हैं। जलवायु परिवर्तन बहस में प्रमुख विषयों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी जलवायु जो परिवर्तन है उसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में दोस्तों हमें बताना है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन। अब हमारे दोस्तों किसी भी देश के अंदर जलवायु परिवर्तन का जो मेन मुद्दा होता है वो दोस्त क्या होता है, जैसे कि मान लो वैश्विक साझी संपदा है। तो वैश्विक साझी संपदा का दुनिया में ऐसी संपदा जिसके ऊपर दुनिया में सभी लोगों का अधिकार है। बट दोस्त अब क्या होता है कि जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का इशू हो गया दोस्तों, ओजोन परत का इशू हो गया या समुद्र महासागरों का इशू हो गया, इनकी सेव करने की, तो पेड़ पौधों क्या हो गया। तो एक कंट्री का दोस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस पर सभी देशों को मिलकर सहयोग करना चाहिए ताकि वैश्विक यानी कि ग्लोबल कॉमन जो वेल्थ है, कॉमन जो रिसोर्सेज है, जिस पे एक का नहीं दुनिया के सभी देशों का दोस्त के, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, तो सभी का है। तो इनका विकास हो और इनका सेव किया जाए, इनका कंजर्वेशन किया जाए ताकि दोस्त पॉल्यूशन कम हो। तो क्लाइमेट चेंज मतलब दोस्तों सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका पूरा बताना हो। क्लाइमेट चेंज का दोस्तों बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों। जिस तरीके से CO2 का बढ़ता हुआ स्तर है, ये दुनिया भर में दोस्तों वैश्विक तापन को जन्म दे सकता है। इससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और एक दोस्त आसपास के देशों के अंदर दोस्त देखा जाओगे आप तो वो बाढ़ से वो भूखमरी से मरेंगे, तो बाढ़ भूकंप जैसे खतरे पैदा हो जाएंगे। तो डेवलपमेंट को दोस्तों एक चुनौती देता है ये। जलवायु न्याय और दोस्तों समानता की बात करता है ये दुनिया भर में दोस्त। एंड वैश्विक शक्ति बनने के लिए आज कंट्री तो होड़ लगा रखी है, लेकिन दोस्त शक्ति संबंध के लिए आपस में दोस्तों फ्रेंडशिप बनाने के लिए दोस्त आज कोई बनाता है तो इन्वायरमेंट का जो इशू होता है उसको वो इग्नोर कर देते हैं। अब दोस्त हम कहते तो हैं CO2 को कम करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम दोस्त प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारा वैश्विक यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग दोस्त उसकी घटना भी कम हो सके। लेकिन है नहीं भाई ऐसा। तो यार जेंडर की तो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन दोस्त लेके अभी करता है, यानी कि ऐसे एजेंट जैसे कि मीडिया वगैरह हो गए, गवर्नमेंट अधिकारी हो गए, इन सब के द्वारा दोस्तों क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किया जाना चाहिए। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में मोदी जी पेरिस कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उस टाइम में दोस्तों COP की बैठक के अंदर थे ना, COP26 की बैठक में दोस्तों इस मुद्दे को उठाया गया था मिलनी तरीके से कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज से निपट सकें। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो मेन जो एग्रीमेंट है हम उस पर हम बात करेंगे, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है,
हाँ जी भाई, ये है क्वेश्चन वो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में दोस्तों लिखना है हमें। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास। एंड इसके बाद दोस्तों वैश्विक पर्यावरण, एक यानी कि तीनों क्वेश्चन दोस्तों ये पर्यावरण से रिलेटेड ही हैं। देखो एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, बट मैं तीनों क्वेश्चंस को बता रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके से घूमकर वो आ सकता है। ठीक है, तो दोस्त इसलिए मैं आपको सारे पॉसिबल जो भी क्वेश्चन है वो सारे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो दुनिया में जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, उस पर आपको क्वेश्चन बताना है कि कौन कौन समझौते हैं। देखो सबसे पहला जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 के अंदर। दूसरा जलवायु सम्मेलन हुआ था 1990 के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्त 1994 के अंदर। ठीक है दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटोकॉल मेनली जो हमारी अंटार्कटिका है दोस्त, है ना, उनको बचाने के लिए दोस्त हम अपने ग्लेशियर को पिघलने से रोके, वरना तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, दुनिया तबाह हो जाएगी एक न एक दिन आकर। एंड जो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम दोस्तों कन्वेंशन किया गया था, और जैव विविधता के ऊपर कन्वेंशन किया गया था 1992 के अंदर, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ कॉन्फ्रेंस या रियो डी जेनेरियो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों मेनली ये है ताकि जो दोस्त ये आप देखोगे तो पेड़ों का स्तर, यानी पेड़ पौधे काट देते हैं हम, उसका जो स्तर गिरता जा रहा है उसको लेकर, एंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर किया गया था ताकि जो ट्रेड है वो बढ़े, बट हम एनवायरनमेंट को इग्नोर ना करें, उसको देखते हुए दोस्तों सब कुछ किया जाए। तो ये है मेनली इसके अंदर, काफ़ी ईजी हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ये। इन्वायरमेंट दोस्तों पूरा ऐसे लिख देना यार, क्योंकि आज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे तो पूरी दुनिया के सभी देश परेशान है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिसबैलेंस को लेकर, जिस तरीके से ये दोस्त असंतुलन इसका होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन दोस्त। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्त आज ये क्लाइमेट चेंज पे बात करने वाला यूएनओ का सबसे बेहतरीन, कह सकते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया भर के अंदर कॉन्फ्रेंस करता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सभी मुद्दों पर चर्चा करता है ये। इसके अंदर 190 यानी कि दोस्तों इस टाइम 190 देश से अधिक जो UNFCCC के दोस्तों सदस्य हैं, वर्ष के दोस्तों अंतिम 2 सप्ताह के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। और पेरिस समझौते को दोस्तों इसी वजह से जन्म दिया था इन्होंने, जिसको दोस्तों अगर देखोगे अपने 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसके बाद दोस्तों पेरिस सम्मेलन हुआ था, जिसको पेरिस समझौता कहा गया। 2012 में दोस्तों 2015 में भी हुआ ये। तो मेनली दोस्तों ये था सिर्फ CO2 को कम करना, ताकि उस क्लाइमेट चेंज से हम बच सके। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, दोस्त ये 5 मेंबर के द्वारा अगर सही से सहयोग किया जाए तो कुछ हो भी सके यार। लेकिन ये 5 मेंबर आपस में तो डेवलपमेंट करेंगे, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको जिम्मेदार बोल देंगे कि तुम ही हो भाई ग्लोबल इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस करने वाले, असंतुलन, क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या ज़्यादा है और तुमने ही पूरी दुनिया के जो दोस्त तापमान जो बिगड़ा है, जो संतुलन बिगड़ा है, या दोस्तों जो प्रदूषण हमारा फैला है, ये सब के लिए विकासशील कंट्री जिम्मेदार है। जबकि दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री को कहते हैं, क्योंकि तुमने विकास कर लिया है, डेवलप्ड कंट्री विकसित देशों ने, तो उनसे दुनिया भर का जो डिसबैलेंस हुआ पड़ा है, जो संतुलन हुआ है हमारा पर्यावरण, उसके वजह से हुआ है। इसलिए दोस्तों ग्रीन हाउसेस गैसों को कम करने के लिए और जो दुनिया भर के अंदर सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आज देश दोस्तों प्रतिबद्ध है, पेड़ पौधे लगाने के लिए मेनली तरीके है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक ऐसे भी आता है, तो आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण राजनीति विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को दोस्तों लूट हो रही है। आज हम जितने चाहते हैं रिसोर्सेज को दोस्तों लूटने में लगे पड़ते हैं, जबकि दोस्तों ये साफ कहा गया था 1987 के अंदर, जब दोस्तों रिपोर्ट आई थी स्टॉकहोम की, तो उसमें ये कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। सतत विकास का मतलब क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें ताकि आने वाले जनरेशन भी उसको यूज कर सकें। आज दोस्तों हम पेट्रोल खत्म कर देंगे यार, तो हम क्या हमारी आने वाली जनरेशन साइकिल पे घूमेगी? है, उनको तो मजे लेने चाहिए भाई साइकिल गाड़ियों के, लेकिन आने वाले टाइम में भाई दिक्कत होने वाली है। इसलिए दोस्तों ये कहा जाता है, तो आने वाले दोस्तों टाइम के लिए ही और दुनिया भर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाता है कि हम इसको बढ़ावा देना चाहिए और रिसोर्सेज को हम उतना ही यूज करें जितना हमारे नीड है। बट दोस्त आज एक कंट्री इकट्ठा करने की सोचती है, भाई नहीं ला के इकट्ठा कर लेंगे यार। इसलिए दोस्त दुनिया भर में इसकी संधि होती रहती है ताकि हम अपने मेनली जो हमारे इन्वायरमेंट है उसको हम संतुलन में रखें, क्योंकि दोस्त दुनिया की जो दर्दनाक मौत होने वाली दोस्त आगे चल के कभी भी होगी, जब भी होगी, वो इन्वायरमेंट की वजह से ही होगी, चाहे बाढ़ भूकंप से ही होगी। और दोस्त इससे दुनिया में कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कितना भी ताकतवर हो आप। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद बस कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं। फिर 1968 की परमाणु प्रसार संधि के बारे में बताइए। दोस्त 1967 में हुआ था ये, वो इम्प्लीमेंट 1968 से हो गया पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों हुआ ये था कि 1945 के अंदर अमेरिका ने जापान पर अटैक करके हिरोशिमा नागासाकी पे ये दिखा दिया कि मेरे पास जो परमाणु बम है, अमेरिका ने।
इसके बाद दोस्तों रसिया ने बोला, यानी कि जब उस टाइम इसका नाम यूएसएसआर हुआ करता था, 1991 में दोस्तों टूट जाने के बाद इसका नाम रसिया हो गया। यूएसएसआर ने बोला भाई मेरे पास भी तो है परमाणु बम, इसने ये बना लिया 1949 के अंदर। अब ब्रिटेन बोला भाई कि मेरे पास, मैं भी बनाऊंगा, ब्रिटेन ने बना लिया 1954 के अंदर। फ्रांस ने बोला भाई मैं भी बनाऊंगा, इसने दोस्तों बना लिया 1959 के अंदर। चीन ने बोला अच्छा बेटा, चाइना तो कोई पीछे रहेगा, चाइना ही बनाएगा, चाइना ने दोस्तों बना लिया 19 मिल दोस्तों ध्यान रखना 1950 और दोस्तों ये था 59, चाइना ने बना लिया दोस्तों 1964 के अंदर। तो इस तरीके से अमेरिका 45 में एंड रसिया ने यानी यूएसएसआर ने 49 में और ब्रिटेन ने 54 में एंड दोस्तों फ्रांस ने बना लिया 59 में और चाइना ने बना लिया 64 में। अब बार इन्होंने दोस्त देखो, इन पांचों देशों की चालाकी, इतने कमीने देश है साले ये, इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी बना दी और इस ट्रीटी का नाम था NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब ये था कि जो भी 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु बम बना लिया है वही परमाणु संपन्न देश माने जाएंगे और बाकी दुनिया के देशों को परमाणु संपन्न नहीं माना जाएगा। और दोस्त इस तरीके जो इस पर सिग्नेचर करेंगे वो कभी भी परमाणु यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और दोस्त ये देखो 1967 में ये ट्रीटी लेकर आ रहे हैं और 1964 लास्ट यानी देखोगे चाइना बनाने वाला है, और आपस में पांचों के पांचों ने बना के बैठ भी लिया यार। और इंडिया को कहा गया इस पर साइन करने, तो इंडिया ने साइन सिग्नेचर करने से मना कर दिया, भाई हम तो नहीं करते भाई सिग्नेचर। और फाइनली दोस्तों 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम राजस्थान के दोस्तों पोखरण में हमने टेस्ट किया, बट उसमें हम फेल हो गए। जब दोस्तों अटल बिहारी की सरकार में जब हमने 1998 में जब दोस्तों हमने टेस्ट किया तो इसमें हम पास भी हुए दोस्त, हम पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए दोस्त। इवन जो यूएसएसआर हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता था, आगे चल जो रसिया ने इसका विरोध भी किया था, बट फिर भी हमने किया। अमेरिका ने हम पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, हमसे व्यापार करने बंद कर दिया। हमने कहा कर ले भाई बंद, भारत इतना बड़ा दोस्तों भारत मार्केट है, वो खुद लोड करा देंगे और दोस्तों खुद ही अपने आप ही भारत के अंदर आए। तो इस तरीके से भारत ने किया। तो दोस्त ये था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्लियर दोस्त। तो दुनिया भर के अंदर ये हथियारों को या परमाणु बम को होड़ ना दिया जाए, इसके लिए दोस्तों ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, इसके कारणों को बताइए दोस्त। देखो आतंकवाद क्या है ये तो आप सबको पता है, बट इसके मेन कारण दोस्तों इंजस्टिस, पॉलिटिशियंस, यानी कि दोस्तों कहीं पे कोई अन्याय हो रहा है, कभी दोस्तों इसके साथ कभी कोई गलत हो जाता है तो वो आतंकवाद बन जाता है। सोचता है कि नहीं दुनिया में कुछ है नहीं दोस्तों, आतंकवाद बन जाता है। कई बार दोस्तों गरीबी भी इसके मेन दोस्तों रीज़न होती है, या दोस्तों अनपढ़ लोग जैसे इलिटरेसी रेट अगर ज़्यादा है तो उनको दोस्तों बहला के फुसला के दोस्तों आतंकवादी का एक कैंपेन चला के उनके माइंड वॉश किया जा सकता है। जैसे POK के अंदर आजकल पाकिस्तान यही करता है दोस्त, एंड दोस्तों मिडिल ईस्ट कंट्री में भी ऐसे, सीरिया वगैरह में देखो दोस्त, तो वहाँ पे भी ऐसे ही अक्सर देखा जाता है। एंड दोस्तों पॉलिटिशियंस के द्वारा भी इनको प्रमोट किया जाता है। मीडिया का दोस्तों ये भी एक कह सकते हो कि बहुत बड़ा कंट्रोल है मीडिया का, क्योंकि उस मीडिया को भी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो होती है यानी कि सरकार के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। मीडिया भी वही दिखा रही होती है दोस्त जो पॉलिटिक्स यानी गवर्नमेंट चाहती है। तो मीडिया के अंदर भी दोस्त जो झूठ है उसको भी 10 बार कह के 100 बार कह के जनता के सामने उसको सच दिखाना होता है। आज की मीडिया भी दोस्तों इस तरीके से रिलीजियस भावनाओं को भड़काना दोस्तों मेन काम है। आज दोस्तों मीडिया उठा के देख लो आप क्या चल रहा है भाई, है मेन मुद्दा सिर्फ धर्म पे होगा, ताकि लोगों दोस्तों किसी तरीके से बस मेन मुद्दा बेरोजगारी से, शिक्षा से भड़का के रखना है, ये दोस्तों होता है। 9/11 दोस्तों घटना की कहानी तो आप सभी जानते हो, क्लास 12th में दोस्तों आपने पढ़ी रखा है। 11 सितंबर 2001 की बात है, जब दोस्त WTO के जो मेन सेंटर को ही उड़ा दिया गया था, है ना। तो दोस्त इसके बाद एंडोइंग फ्रीडम चलाया गया अमेरिका के द्वारा, ताकि उनको ढूंढा जाए, पकड़ा जाए, जिसमें दोस्तों ओसामा बिन लादेन का नाम आया। उसके बाद दोस्त अलकायदा यानी दोस्तों की देखोगे आप तो उसके अड्डे को अमेरिका खुद जाके अफगानिस्तान में दोस्तों पूरा हिला डाला, और आगे चल के आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भी खड़ा हो गया। दोस्तों 9/11 पे मैंने पूरी वीडियो ब्रीफली में बना रखी है, तो मैं 9/11 की वीडियोस के लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वर्तमान विश्व व्यवस्था में आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आतंकवाद के ऊपर ही आ रहे हैं, तो एक ही चैप्टर से दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि जितने बन सकते हैं मैंने सारे बना दिए। सबसे पहले दोस्तों UNO जैसे संगठन को हमें इफेक्टिवली इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और सभी देशों से दोस्त मिल के आपस में अगर वो सहयोग करें तो ही निपटा जा सकता है। अगर दोस्त आतंकवादी को सपोर्ट पाकिस्तान करता रहेगा तो पाकिस्तान भी चैन से नहीं रहेगा, और आपस में जितने भी कंट्री आस पड़ोस में वो उनको भी दोस्तों चैन से जीने नहीं देगा। तो पाकिस्तान जैसे दोस्त देशों को पहले ये चाहिए कि वो आतंक को सपोर्ट करना बंद करे, दोस्त टेरर जो फंडिंग होती है उससे बंद करे। दोस्त आज उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, दोस्त आज उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो उसको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। दोस्त पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया दोस्त, है ना। एंड मिडल ईस्ट में दोस्त काफ़ी सारे आज ऐसे संगठन है, जैसे दोस्त
अलकायदा वगैरह हो गया। एंड जो जम्मू कश्मीर के अंदर ये टेरर एक्टिविटीज़ को दोस्त करवा कर फंडिंग करवा के सोचते हैं जम्मू कश्मीर को हम दोस्तों अलग करवाए या वहाँ पे ये तो अशांति फैलाने का काम करते हैं। बट जो धारा जब 370 हटा है, जब से दोस्त जम्मू कश्मीर के लोग चैन और अमन से ज़िंदगी जी पा रहे हैं, ये तो देश का सरकार का दोस्त एक बहुत बड़ा कदम था, जिसका दोस्त आज हम अप्रिशिएट करते हैं। एंड दोस्त जो परमाणु प्रसार जो किया गया था दोस्त, इस पर नियंत्रित कार्य करने की दोस्त आज काम है। हमें देशों के अंदर हथियारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मेन चीज़ दोस्तों यही है। तो एंड साइबर स्पेस के अंदर तो सबसे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आज आतंकवादी दोस्तों जो होते हैं ये मेनली दोस्तों इन्फॉर्मेशन चुराते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों काम किया जाता है। तो मैंने दोस्तों आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए दुनिया को एक होना पड़ेगा, ताकि जो आतंकवाद है उसको ख़त्म किया जा सके, मैंने दोस्तों उसको कम किया जा सके। एक प्रवास एक अभिशाप है क्या दोस्तों? जो प्रवास है वो एक अभिशाप है, ये बताना है। इसकी समस्या क्या है दोस्तों? प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन। जब एक कंट्री के लोग दोस्त किसी भी रीजन से, या उनको दोस्त पॉलिटिकल तरीके से सताया गया हो, या उनको दोस्तों खाने पीने की दिक्कत किल्लत आ गई हो, बाढ़ भूकंप आ गया हो, तो वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसी को दोस्तों प्रवास की समस्या या प्रवास कहा जाता है। तो यहाँ पे क्लियर है, माइग्रेशन इज द परमानेंट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स फ्रॉम वन जियोग्राफिकल लोकेशंस और रीजन टू अनदर लोकेशंस। यानी कि दोस्तों एक जगह से वो दूसरे जगह पे शिफ्ट होने लग जाते हैं, ये चीज़ है दोस्त। मेनली जो टाइप्स है माइग्रेशन के दोस्त, वो है प्लेस वेस्ट, वो है रीजन वेस्ट। प्लेस वेस्ट में क्या है दोस्त? या तो माइग्रेशन देश के अंदर हुआ हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, या देश के वो बाहर, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन दोस्त, एक देश से किसी दूसरे देश के अंदर, ठीक है। लेकिन इंटरनल में क्या है कि भारत के दोस्तों मान लो यूपी से कोई बिहार चला जाए, है ना दोस्त, दिल्ली से कोई बिहार चला जाए, तो ऐसा माइग्रेशन लॉकडाउन में देखा था हमने, माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा था। दिल्ली के दोस्तों सारे मजदूर जो हो रहे थे वो बिहार जा रहे थे, भाई यहाँ पे कैसे रह पाते, तो ये इंटरनल माइग्रेशन हो गया। अगर एक्सटर्नल माइग्रेशन की बात करें, यानी कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, वो दोस्त अगर कोई भारत से कोई अमेरिका चला जाए, या दोस्तों कोई ब्रिटेन से फ्रांस चला जाए, यानी कि देश से देश होना, उसको कहते हैं इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अगर देश के अंदर हो रहा है उसको कहते हैं आंतरिक प्रवास, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, ये हो गया प्लेस वेस्ट। तो कोस्ट वेस्ट क्या है, यानी कि कारण क्या होता है मेन? तो पहला होता है दोस्तों पुल फैक्टर। पुल मतलब मेनली दोस्त जब कोई एक इंसान प्रवास इस चीज़ को देख के करता है कि वहाँ पे मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी जॉब मिल रही है दोस्तों, वहाँ पे अच्छा धंधा मिल रहा है, मेरी फैमिली अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो इसको बोलते हैं पुल फैक्टर। इसको दोस्तों ये पुल फैक्टर होता है अपॉर्चुनिटी को देख के। एंड जो सेकंड इसका रीजन होता है वो होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब दोस्तों या तो देश में वॉर हो जाए, उस जगह पे वॉर हो जाए, बाढ़ भूकंप आ जाए, तो वहाँ से उनको उस जगह पे भागना पड़ता है, छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये मेन यहाँ पे रीजन प्रवास करने के। तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम दोस्तों आज बहुत ज़्यादा है, देखने को मिलती है देशों के अंदर। आज दोस्तों देखोगे अफगानिस्तान में अगर देखा जाए, वहाँ से भी दोस्त मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी देखा जाए तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्त इसका आर्थिक समस्या पहले दोस्त पैसे और काम जॉब के धंधे के लिए दोस्त लोग प्रवासन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। सामाजिक यानी कि दोस्त समाज के द्वारा सताया जाना, या तो जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, यानी कि अगर लगता है देशों को अंदर कि यहाँ पे बहुत जनसंख्या, यहाँ पे बस जी घुट रहा है मेरा, यहाँ की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है दोस्त वो खाई जा रही है, यहाँ पे इस तरीके से जीना के मतलब क्या कह सकता हूँ कि मतलब कि एक आज लोग इंडिया से भी आज लोग कहाँ पे दोस्त मान लो यूक्रेन जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं दोस्त। ऑस्ट्रेलिया में हमसे बहुत बड़ा है वो, और उसकी पॉपुलेशन देख लो भाई कितनी कम। तो ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं, तो एक जनसंख्या भी यहाँ पे मैटर करता है। नेक्स्ट दोस्त जो हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1994 की UNDP की जो रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको बताना है कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था। क्लियर दोस्त? यानी कि UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस रिपोर्ट में दोस्तों क्या कहा गया, चलिए बात करते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि दुनिया भर के अंदर जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, इसकी चिंता पूरी दुनिया के देशों को करनी चाहिए। सेकंड क्या कहा गया था, जो आज सैन्य सुरक्षा और असैन्य सुरक्षा के जो मामला है, उसमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, यानी कि मिलिट्री में हेल्प देना चाहिए, डिफेंस हेल्प करना चाहिए। एंड इंटरनल मामले में दोस्तों किसी के हस्तक्षेप ना हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एक देश का कोई इंटरनल मामला होता है तो। एंड दोस्त हमें ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा सेंटर पॉइंट या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो आपस में मिलकर काम कर सके दोस्त। जो मैं अपने शब्द में बता रहा हूँ आप उसको समझ लेना, ताकि दोस्तों अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ समझ में नहीं अभी आ रहा है तो। एंड दोस्त नेक्स्ट को हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। देखो अब अगर आपने इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लिया तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देखो देखने के बाद दोस्त मैं आपको स्लाइड्स दूंगा, और इसके बाद जैसी वीडियो आप देख लोगे दोस्त, तो आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखनी है जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, और इसी के दोस्त मैंने आपको नोट्स बना रखे हैं, इसके आप नोट्स जरूर ले लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उसको दोस्तों आप रीड कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आपको रीड करना होगा बस ऊपर से, ताकि एग्जाम्स में आप लिख सको। मैं आपको पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सापेक्ष शक्ति में वैश्विक बदलाव के बारे में आपको लिखना है।
सापेक्ष शक्ति में। यानी कि दोस्त आज जो है पावर ग्लोबल शिफ्ट हो चुकी है। कैसे शिफ्ट हो गई आज दोस्तों पावर एक तरफ ब्रिटेन हुआ करता तो आज अमेरिका हो गया है ना दोस्तों। ग्लोबल पावर पूरी शिफ्ट हो चुकी है। शिफ्ट इससे किस हो गई कि आज पावर दोस्तों कुछ ही सेंटर में रह, जैसे परमानेंट मेंबर हो गए यूएनओ के, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना दोस्तों। यहाँ पे इनके पास चाइना भी है, रसिया भी है, तो पावर सिर्फ शिफ्ट हो गई है आज एक कंट्री के पास। उसमें मेनली दोस्तों अमेरिका था, एक टाइम दोस्तों यूएसएसआर यानी रसिया हुआ करता था। तो पावर पूरी शिफ्ट हो गई है ग्लोबल तरीके से दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में दोस्तों जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, इसकी लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिए। सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो सारे क्वेश्चन में से आपको जो सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ठीक है। और मैं बता देता हूँ दोस्त, इसमें एक एक क्वेश्चन को 3-3 रूप में मैंने आपको दिया है, ताकि एक एक चैप्टर्स आपके पूरे कवर हो जाए। दोस्त ये पूरा सिलेबस का मैंने क्वेश्चन दिया है आप सभी को, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको मैं पहले बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। एंड दोस्त इसमें अगर आप आओगे तो इसका दोस्त ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन वुड्स पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और 709 वाला जो संकट था ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के दोस्तों जो उनके कार्य होते हैं उस पर क्वेश्चन आ जाता है। सांस्कृतिक आयाम पे दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है, ये करना है आपको। जो क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आने वाला है। 1967 का दोस्तों जो एनपीटी है इस पे दोस्त वर्ल्ड में जो टेररिज्म की समस्या है उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। यूएनडीपी की दोस्तों रिपोर्ट है, ये आपको करना है। तो ये सारे क्वेश्चन करना है जो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। प्लस जो नोट्स है उसकी लिंक नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ नोट्स को दोस्तों परचेज जरूर कर लेना। परचेज उसको दोस्तों नोट्स पेड है तो उसको परचेज कर लीजिए आप। एंड जो स्लाइड्स है दोस्त इसको लेने के लिए आप लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दोस्तों ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये मैं स्लाइड्स दे दूंगा, वहाँ पे ये स्लाइड्स आपको मिल जाएगी। अगर दोस्त आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो दोस्त आप सीरियस हो अपने एग्जाम्स के लिए, प्लीज़ इस वीडियो को दोस्त अभी के अभी लाइक कीजिए। चैनल को दोस्त जस्ट अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आपकी हेल्प 5th और 6th सेमेस्टर में भी करूँ, आगे आने वाले दोस्तों सेमेस्टर में आपकी मैं हेल्प करूँ। मिलूंगा दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और दोस्त नोट्स लिंक में दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए दोस्त, उसको परचेज कर लीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।